हेलो फ्रेंड्स, मेरे उत्कर्ष बॉटनी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं इस बार लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जो पिछले सेमेस्टर में आया था। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और 100 में से 80 का आंसर देना था और 80 में से भी 40% नंबर आपको लाने थे, यानी कि केवल 32 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए थे। एक हम अपनी तैयारी को देखने के हिसाब से इस पेपर को दोबारा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है। और ये पेपर इस तरह का आया था कि इसमें से इस बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। काफ़ी हार्ड पेपर बनाया था ये। और इस बार 50% क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव यानी इस प्रकार के, और 50% क्वेश्चन आएंगे लिखित। तो दोनों प्रकार की तैयारी हमको इस बार करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कवक ब्रेड मोल्ड के नाम से जानी जाती है। तो देखो, इसमें ब्रेड मोल्ड जो होती है वो राइजोपस होती है। अगेरिकस में न्यूनकारी विभाजन किस भाग में होता है। देखो, न्यूनकारी विभाजन का मतलब होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए अगेरिकस जो बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है, उसमें केवल एक ही जगह होती है और वो है बेसिडियम बी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाग अगेरिकस के फलन काय का जनन भाग है। तो इसमें हम जानते हैं कि जनन भाग जो है वो पाइलियस छत्र होता है। निम्न में से किस प्रकार के लाइकेन में थैलस चपटा पत्ती जैसा, अब देखो पत्ती जैसा आ गया ना, तो इसका मतलब फोलियर है, तो फोलियोस ए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस लाइकेन का उपयोग मिर्गी के लिए किया जाता है। मिर्गी तो दौरा होता है, तो मिर्गी के लिए भाई यहाँ पर जो कवक है वो है पारमेलिया सेक्सिटिलिस। सेक्सिटिलिस का यूज किसके लिए करते हैं, मिर्गी के उपचार के लिए करते हैं। नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो देखो, आर कश्यप का नाम यहाँ पर है, एस आर कश्यप। तो शिवराम कश्यप जो है वो हमारे इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर हैं। डी, ब्रायोफाइटा किस तरह टेरिडोफाइटा से भिन्न है। देखो, ब्रायोफाइटा हो चाहे टेरिडोफाइटा हो, दोनों में स्थिरानी पाई जाती है। दूसरा, कशाभित होमणु पाए जाते हैं। तीसरा, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, तो दोनों में नहीं होता। स्वतंत्र युग्मकोद्भिद दोनों में नहीं होता। संवहन ऊतकों का अभाव ब्रायोफाइटा किस तरह से टेरिडोफाइटा से भिन्न है। तो टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था रंभतंत्र या स्टीयर सिस्टम, क्योंकि ब्रायोफाइटा में किसी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं होता है, तो ये संवहन ऊतकों के अभाव के कारण ये इससे भिन्न है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8, युग्मकोद्भिद का बिना युग्मक निर्माण के बीजाणुद्भिद में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दिस इज अपयुग्मन, एपोगेमी, एपोस्पोरी। देखो, युग्मकोद्भिद का बिना युग्मक निर्माण के, तो दिस इज अपयुग्मन, एपोगेमी। एंथोसिरोटॉप्सिया वर्ग के सदस्यों की विशेषता लंबी संग जैसी संरचना होती है, जो कि जाना जाता है। देखो, एंथोसिरोटॉप्सिया में एंथोसिरोस है और एंथोसिरोस को हम हॉर्न वर्ट भी कहते हैं। तो हॉर्न वर्ट मतलब श्रृंग, सींग जैसी। तो हॉर्न वर्ट, ठीक है। तो हॉर्न वर्ट जो है वो सींग जैसी होती है। तो सींग जैसी है, इसका मतलब है ये हमारे पास केवल एक ही है और वो है सी, बीजाणुद्भिद। नेक्स्ट नंबर, ब्रायोफाइट्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखो, गलत कथन चुनना है। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है, बिल्कुल होता है। स्त्रीधानी की उपस्थिति होती है, बिल्कुल होती है। और रोमक शुक्राणु की उपस्थिति होती है, बिल्कुल होती है। स्वपोषी मुक्त बीजाणुद्भिद की उपस्थिति, बताइए। स्पोरोफाइट, ये हम
वहां पर पढ़ चुके हैं जब मैंने पढ़ाया था आपको कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ये गैमीटोफाइट पर आश्रित होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमीटोफाइट पर आश्रित होता है। तो यहां पर स्वपोषी मुक्त बीजाणुभेद नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट पेज प्लीज। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में मादा लैंगिक अंगों को क्या कहते हैं? सिंपल सा है, स्त्रीधानी। ठीक है, स्त्रीधानी कहें या आर्कीगोनियम, एक ही बात। ब्रायोफाइट में स्त्रीधानी का कौन सा भाग अंडे को घेरता है? तो ये तो सबको पता है भाई, वेंटर होता है, अंडदा होती है। संभावित बीजाणु जनित ऊतक के प्रगतिशील बंधीकरण सिद्धांत का सिद्धांत, सॉरी बंधीकरण सिद्धांत को किसने पहली बार प्रतिपादित किया? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहें या हम ये कहें कि दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो बी है भाई, बाबर। एक मिनट हम दोबारा देखते हैं, बाबर। किस ब्रायोफाइट को पीट मॉस या बोग मॉस के रूप में जाना जाता है? तो 14वें में ये भाई स्फेगनम होता है, स्फेगनम को जानते हैं, पीट मॉस। ठीक है, या आप पीट मॉस इज स्फेगनम। किस मॉस का उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की मोटाई को जांचने में किया जाता है? किस मॉस का उपयोग? तो देखो यहां पर ये है ए ब्रायम अर्जेंटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 4 नंबर पर। देखो दोनों भाषाओं में आता है ये। अगर आपको अंग्रेजी सुलभ लग रही है तो आप अंग्रेजी में आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको हिंदी लग रही है तो हिंदी में दे सकते हैं। देखो मार्किन्सिया के स्त्रीधानीधर को क्या कहते हैं? तो देखो स्त्रीधानीधर वो संरचना होती है जो स्त्रीधानी को ग्रहण करती है, उसको रखती है। ठीक है, तो उसको हम फीमेल रिसेप्टिकल भी कहते हैं या मादा रिसेप्टिकल। मार्किन्सियोफाइटा में पत्तेदार प्ररोह का थैलस होता है, पत्तेदार प्ररोह या थैलस होता है, जो या तो सरल होता है वह इसमें कई होते हैं, क्या? वायु कक्ष, एयर चैम्बर्स। मार्किन्सिया में क्या मूल पादप से अलग होकर एक उपयुक्त सबस्ट्रेट से जुड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक नए एकल रूप में विकसित होता है, क्या? चेमा। गोपक का निर्माण होता है, देखो गोपक कैलिप्ट्रा होता है, तो गोपक और जो भ्रूण बनता है या बीजाणु बनता है उसमें पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि स्त्रीधानी के आधार से बनता है। देखो गोपक आपको देखने को मिलेगा मार्किन्सिया में। ठीक है, तो मार्किन्सिया में जो कैलिप्ट्रा होता है वो जो बीजाणु से बनता है उसमें एक अंदर की तरफ उसके बाहर की तरफ एक परतदार संरचना होती है, परत होती है, आवरण होता है। तो मार्किन्सिया में पृष्ठीय सतह में एक प्रमुख मध्य शिरा के साथ साथ कई बहुभुज क्षेत्र होते हैं, उन्हें किस रूप में? तो ये तो रंध्र छिद्र है भाई, बहुभुज क्षेत्र जो होते हैं वो रंध्र छिद्र है। 5वां नंबर, नेक्स्ट पेज 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये क्या कहता है, उस ब्रायोफाइट का नाम बताइए जिसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी थैलस में पाई जाती है। नॉस्टॉक की कॉलोनी थैलस में पाई जाती है, तो दिस इज एंथोसोरस, दिस इज एंथोसोरस। बिना मोटाई बैंड के आभासी लेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो ये मार्किन्सिया है। मार्किन्सिया किस वर्ग से संबंधित है? सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर ये है ब्रायोफाइटा से तो यही है, मार्किन्सिया किस वर्ग से संबंधित है? तो भाई देखो मार्किन्सिया हेपेटिकोप्सिडा से संबंधित है। लंबवत बेलनाकार बीजाणुधानी किसकी प्रमुख विशेषता है?
लंबवत, बेलनाकार, बीजाणुधानी किसकी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर ये स्फेगनम है भाई, सही किया है इसने। फ्यूनेरिया में पुमणु होते हैं। फुट कैप्सूल सीटा, तो फ्यूनेरिया में पुमणु के भाग थोड़ी ना है, ये तो स्पोरोफाइट के भाग हैं, ये तो स्पोरोफाइट होता है, तो इसमें कोई भी नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्लीज। फ्यूनेरिया में पुमणु होते हैं, तो देखो द्विकशाभिक सर्पिल कुंडलित, द्विकशाभिक अकुंडलित, चतुर्कशाभिक, तो इसमें एक क्वेश्चन सही है, ज्यादातर इसके यही होते हैं, द्विकशाभिक सर्पिल कुंडलित। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम की प्रत्येक रिंग कोशिका में कितने दांत होते हैं? तो ये तो फिक्स है भाई, 16 होते हैं। फ्यूनेरिया में कहां पर न्यूनकारी विभाजन होता है? तो ये कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल, तो कैप्सूल ये सब बनती हैं संरचनाएं बीजाणुभिद में, और बीजाणुभिद जो होता है उसमें बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु जो बनते हैं वो एन यानी कि अगुणित अर्थात अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। तो निम्न में से किसमें सहसूत्र व पुंदानी एक साथ उपस्थित होते हैं? फ्यूनेरिया है भाई। मेहरा ने ब्रायोफाइट न्यूनीकरण सिद्धांत, 7 नंबर। निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक समय निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक समय पैमाना टेरिडोफाइट्स का आयु काल कहलाता है? तो दिस इज पेलियोजोइक। निम्न में से कौन से पादपों को पादप जगत का सर्पधारी कहते हैं? तो ये भाई टेरिडोफाइट्स है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबिया है, ब्रायोफाइट्स जो है वो एम्फीबिया है, टेरिडोफाइट्स जो है वो रेप्टाइल्स हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूँ, ये रेप्टाइल्स हैं। टेरिडोफाइट को जड़ों में किस प्रकार की शाखाएं होती है? तो ये भाई समद्विभाजी। निम्न में से किस में सत्य बीज नहीं होते हैं? तो ये टेरिडो एंजियोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में नहीं होते हैं। इंडुसियम से आच्छादित धानी के ऊपर बीजाणु धानी का संग्रह कहलाता है? तो सोरस है भाई, सोरस। 8 नंबर पेज। पुमणु द्विकशाभिक होते हैं, पुमणु द्विकशाभिक होते हैं, तो ये लाइकोप्सिला में। निम्न में से कौन सा स्पिनोप्सिला का जीवित सदस्य है? तो भाई जीवित सदस्य है इसमें इक्विसिटम, स्पिनोप्सिला का है जीवित सदस्य। साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, हॉर्सटेल और फर्न है, तो ये भाई बीज रहित संवहनी पादप हैं, बीज रहित संवहनी पादप। ये इसमें गलत लिख के आया, ये बीज सहित नहीं है बल्कि बीज रहित है, क्योंकि ये सब जो है ये सब टेरिडोफाइट्स है, और टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स के में प्रमुख पीढ़ी होती है भाई द्विगुणित होती है, ये तो ज्यादातर आपको याद ही रखनी है, द्विगुणित होती है। 40 में निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है? भाई ये इसमें इक्विसिटम आर्वेंस है। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट लाल रंग की डाई के उत्पादन में काम आता है? तो भाई ये बी। निम्न में से कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइट है? तो भाई ये आपको याद रखना है राइनिया। राइनिया वनस्पति का सर्वाधिक राइनिया वनस्पति जगत सर्वाधिक देखा जाता था, तो भाई ये है डिवोनियन काल में। राइनिया की राइजिन में रंभ होता है, तो ये तो इसका सही है भाई, ठोस रंभ, ठीक। 45वां है सिलेजिनेला का पादप काय होता है? तो ये भाई 2n होता है, अर्थात बीजाणु। सिलेजिनेला सदस्य है लिग्यूलोप्सिला का, ये एकदम सही है।
शिलेजिनेला में ट्रेबिक्यूली रूपांतरण है तो ये एंडोडर्मिस का है, इसमें कोई कहना नहीं, एंडोडर्मिस का है। 48वां, शिलेजिनेला का अष्टक एक बहिर्वृद्धि को विकसित करते हैं, इसे कहते हैं, ये फुट है भाई, फुट। मार्सिलिया में बीजाणुविद का विकास किस प्रकार से होता है, तो ये बीजाणुधानी का विकास, बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार से होता है, तो वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट। और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो है उसमें केवल एक कोशिका से डेवलपमेंट होता है और यू स्पोरेंजिएट में कोशिकाओं के समूह से होता है। मार्सिलिया स्पोरोकार्प का कौन से तल से पूरा जिलेटिनस रंग, ये सही है भाई, VLS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। मार्सिलिया की प्रजातियां हैं, तो देखो भाई मार्सिलिया की प्रजातियां तो जलीय हैं या फिर उभयचर हैं। मार्सिलिया के मादा युग्मकोद्भिद में एक छोटी सी ग्रीवा किस कोशिका से बनती है, तो ये प्राथमिक आवरण कोशिका से बनती है। दो अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो जब देखो दो प्रकार के बीजाणु बने हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी, विषम बीजाणुता, विषम बीजाणुता। ठोस रंभ से मज्जा युक्त रंभ को क्या कहा जाता है, तो भाई ये तो ठोस रंभ से मज्जा युक्त रंभ को हम कहते हैं साइफोनोस्टील या नाल रंभ, साइफोनोस्टील। निम्न में से किस काल में जिम्नोस्पर्म प्रमुख वनस्पति थे, तो ये भाई ट्राइएसिक जुरासिक। जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं तो भाई ये अध्यावरणीय, यो अटैगमिक। अनावृत बीजी किसके आधे बीज उत्पादक पादप हैं, तो भाई ये तो फेनरोगेम्स के हैं। निम्न में से किसके आधे बीज उत्पादक पादप फेनरोगेम्स के हैं, आवर्त बीजी के पुष्पी पादप, फेनरोगेम्स मतलब पुष्पी पादप। निम्न में से किसी जिम्नोस्पर्म का जीवाश्म, तो भाई ये तो साइकस है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म ये है सिकोया, ये मैं लिखा चुका हूं, सेमी परवीरेंस, इसका नाम है पूरा सिकोया सेमी परवीरेंस। नेक्स्ट पेज 13 नंबर। निम्न में से कौन सा गण साहनी के द्वारा फिलोस्पर्मी में शामिल नहीं किया गया था, फिलोस्पर्मी है ये, तो देखो इसमें कुछ वो है संशय है, लेकिन ये जो कार्ड डिटेल्स है ये थोड़ा सा सही है। नेक्स्ट नंबर। निम्न में से किसने अनावर्त बीजों को कास्ट संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया था, तो देखो एंगलर पेंटल ने नहीं किया, चैम्बरलेन ने, तो इसमें ये सी वर्ड है। किस अनावर्त बीजी के बीजों का खाने में इस्तेमाल किया जाता है, और चिलगोजा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइनस जिरार्डियाना चिलगोजा, इससे चिलगोजा बनता है भाई। ये जो साइकस रिवोल्यूटा है इससे साबूदाना बनता है, क्या बनता है, साबूदाना बनता है। ये सिल्डस देवदार, ये देवदार का पादप होता है। किस अनावर्तबीजी का उपयोग सर्प के काटने पर एक मारक के रूप, तो ये तो भाई लगभग ये सही है, सिकोया गोंद। 65वां क्वेश्चन है, ज्यादातर व्यावसायिक रूप से आवर्तबीजी कास्ट किस, तो भाई ये तो ए और बी दोनों से मिल सकती है, लकड़ी, जो लकड़ी अच्छी होती है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज। किस पादप का मज्जा भाग साउथ अफ्रीका में काफिर ब्रेड बनाने में काम आता है, तो ये मज्जा भाग टेट्राकिलिनिस है। नेक्स्ट नंबर। कनाला बालसम, ये भाई एबिस बालसेमिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
कनाडा बालसम एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। साइकस पत्रक की शारीरिक संरचना विविधता दर्शाती है, तो भाई ये है मरुदभेद। संवहनी बंधनों का उल्टा ओमेगा प्रकार तो साइकस के रेकिस में होते हैं। रेकिस, जैसे ये जो एक बीच में रेकिस है, ये इस तरह से ये रेकिस होती है, ये लाइन जो है ना, ये इसको रेकिस कहते हैं। ये पत्रक है, पर्णक है, ये साइड में जो है ये सब पर्णक है। साइकस की कौन सी फसलों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, तो वही साइकस पैक्टिनेटा या रम्फाई, इसमें से एक है, तो पैक्टिनेटा। एफिड्रा की जड़ों में क्या मौजूद होते हैं, तो देखो एफिड्रा की जड़ों में तो भाई ये सही है माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा होता क्या है, माइकोराइजा भी एक कवक होते हैं। क्या है ये, कवक ही होते हैं, लेकिन ये उच्च पादपों के साथ पाए जाते हैं, उच्च पादपों के साथ पाए जाते हैं। देखो होता ये है कि बड़े बड़े वृक्षों की जो जड़ें होती है ना, वो समाप्त हो नष्ट हो जाती है। जब जड़ें नष्ट हो जाती है तो उनको लवण उपलब्ध नहीं होते हैं, तो लवण उपलब्ध नहीं होते तो उस कंडीशन में जो कवक होता है वो जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं और लंबे लंबे तंतु बनाते हैं कवक के, और ये इनको इनके इस पादप को लवण उपलब्ध कराते हैं, खनिज लवण, और बदले में उनसे भोजन लेते हैं और उसके ऊपर रहते हैं। तो ये इनका एक सहजीवन है माइकोराइजा। कवक का दो प्रकार का सहजीवन होता है, एक तो माइकोराइजा में होता है और एक होता है लाइकेन में। एफिड्रा कितने प्रकार की बीजाणुत्पन्न, तो ये दो प्रकार के हैं। एफिड्रा का अन्य केंद्रक किससे संग्रहित हो जाता है, तो वही अंडदानाल केंद्रक से संबंधित होता है। ठीक है, एक तो बनता है अंडकोशिका से और दूसरा बनता है अंडदानाल केंद्रक से, जो बाद में नष्ट हो जाएगा। पादप जगत में लगभग ये तो वही 1,50,000 के आसपास है। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2 वॉल्यूम का लेखक कौन है, एंगलर और रेंटल। 16 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 76। द्विबीजपत्री पत्तियां आमतौर पर होती है, तो भाई ये सॉरी ये रॉन्ग है भाई, ये रॉन्ग है, ये है पृष्ठाधार। यानी कि ये ऐसी पत्तियां होती है जिनमें पृष्ठ और अधर सतह डिफरेंट होती है, या इनको हम पहचान सकते हैं। द्विबीजपत्री पादपों का उदाहरण है, देखो ओराइजा सटाइवा चावल होता है, ये राइस है, ये म्यूसा पर ये बनाना है, केला, ये गन्ना है, शुगर केन, तो यही बचा, तो एग्जाम्पल भी इसी का होगा। एक बीजपत्री पादपों में पुष्प आमतौर पर होते हैं, तो ये भाई त्रिभागी होते हैं, ध्यान रखना। स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसने लिखी, तो भाई स्पीसीज प्लांटेरम बुक कॉर्लिनियस ने लिखी, जॉन रे ने, तो भाई ये स्पीसीज प्लांटेरम कॉर्लिनियस की है, कई बुक लिखी है इन्होंने, इसमें से एक स्पीसीज प्लांटेरम है। आवर्तबीजी में प्रत्येक पुंकेसर में आमतौर पर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया या परागकोश पाए जाते हैं, तो भाई ये दो, जब उसकी संरचना पड़ता है ना इस तरह से, दो होती है ऊपर और दो होती नीचे, इस तरह से। तो ये यहाँ पर होते हैं ये बीजाणुधानी, तो 4 होती है भाई, 4 बीजाणुधानियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में MOP आयंगर। शैवाल को किसके आधार पर प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो शैवाल को भी किया गया है कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर बेसिकली। फियोफाइसी में कौन सा वर्णक अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित बोलना है भाई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन। तो फियोफाइसी का मुख्य वर्णक तो भैया फ्यूकोजेंथिन होता ही है, तो क्लोरोफिल बी मेरे हिसाब से, या ये सही है, अनुपस्थित होता है। नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट होते हैं, टर्मिनल भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक हेट्रोसिस्ट इस तरह की कोशिका होती है, और ये एन छोटी, ये छोटी कोशिका, ये बीच में बड़ी कोशिका,
और ये अंत में भी हो सकती है, इस तरह बड़ी कोशिकाएं हो सकती है। यानी कि शुरुआत में हो सकती है और बीच में हो सकती है और ये अंत में हो सकती है। तो टर्मिनल का मतलब होता है अंतस्थ और इंटर कैलोरी का मतलब होता है मध्यस्थ। नॉस्टॉक बनता है, सॉरी नॉस्टॉक बनाता है, ए व बी दोनों प्रकार की कॉलोनी बनाता है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट पेज। ऑसिलेटोरिया में गैस रिक्तिका बनती है जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा होती, जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा हो। गैडुको प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो देखो ये गैडुको प्रक्रिया जो है प्रकाश से संबंधित है और इसमें प्रकाश की कम तीव्रता पर ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता नहीं, प्रकाश की अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर रंग बदलने की क्षमता। कारा के ग्लोब्यूल में होती है, देखो ये आ गया भाई, कारा वाला क्वेश्चन आ गया। कारा के ग्लोब्यूल में होती है, जो इस बार नहीं है, नेक्स्ट पहले था। तो इसमें केवल 8 रक्षक कोशिकाएं होती